आज पढ़ेंगे हम कक्षा नवम में विज्ञान विषय में पाठ 5 जीवन की मूलभूत इकाई। इसमें हमने कोशिका की संरचना की संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। कोशिका की संरचना को हमने 3 भागों में बांट दिया था। सबसे बाहरी का जो आवरण होता है वह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है पादप कोशिकाओं में, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोल संरचना केंद्रक कहलाती है और कोशिका के अंदर में जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के चारों ओर घिरा हुआ जो पदार्थ होता है वह कोशिका कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये जो कोशिका द्रव्य होता है वह एक प्रकार का तरल प्रकार का पदार्थ होता है और ये जो तरल प्रकार का पदार्थ होता है इसी के अंदर ही बहुत सारे कोशिका की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिका की जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम कोशिका अंगक के नाम से जानते हैं। और कोशिका अंगक के अलावा इसमें जो मध्य में केंद्रक होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला करके और जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जैसे अपन ने पढ़ी थी, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर में केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है और इसके जो कोशिकांग होते हैं वो भी अधिकतर झिल्ली विहीन ही होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली पाई जाती है और झिल्ली युक्त ही कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो कोशिकांग होते हैं यह कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य के अंदर में तैरते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और कार्य करके कोशिका की जो सक्रियता है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। झिल्ली की जो सार्थकता है वो वायरस के उदाहरणों से अपन स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन का गुण भी नहीं होता है या लक्षित नहीं होता है। और यह सजीव जब ही होता है जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके कर सकता है। अर्थात जो वायरस हैं जब किसी सजीव के अंदर प्रवेश करते हैं तभी ही ये अपनी सजीवता का आभास कराते हैं, अन्यथा यह निर्जीव अवस्था में होते हैं और इसलिए वायरस को हम सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। कोशिका के अंगक कोशिका द्रव्य के अंदर में पाए जाने वाले सभी जो संरचनाएं होती हैं वह कोशिका अंगक कहलाती है। ये कोशिका की जो अंगक संरचनाएं होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं। कुछ संरचनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली रहती है। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें सामान्यतः झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। ये जितने भी कोशिका अंग होते हैं ये विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं और उनके अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त संरचनाओं से का उपयोग यहाँ पर करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। अर्थात झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती हैं वह सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अधिकतर संरचनाएं झिल्ली युक्त नहीं होती हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनमें अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी उपकरण,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इस प्रकार की कुछ और अन्य अंगक भी होते हैं जो इसी के अंदर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं अंतःप्रदेवी जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, यह कोशिका में पाए जाने वाला बहुत विशाल क्षेत्र में नलिकाएं यहाँ पर होती हैं, और ये जो नलिकाएं होती हैं यही मिलकर के सामान्यतः अंतःप्रदेवी जालिका का निर्माण करती है। यह दो प्रकार की होती हैं, एक तो चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। दोनों में सामान्यतः अंतर होता है विशेष यहाँ पे, और कुछ इनके कार्य में भी अंतर होता है। ये हम देखेंगे पुस्तक के अंदर में। अंतःप्रदेवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं की तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, और ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों या पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःप्रदेवी जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के अनुरूप ही होती है, अर्थात इसकी जो झिल्ली होती है वो प्लेज्मा झिल्ली के समान ही होती है। अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका RER, अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तथा चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ या खुरदरी जो अंतःप्रदेवी जालिका होती है, इस पर राइबोसोम के कण जो है वो लगे हुए रहते हैं, और राइबोसोम के कण की वजह से ये खुरदरी होती है या दिखाई पड़ती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज दिए जाते हैं। SER वसा और लिपिड का निर्माण या इनके अणु को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन और वसाएं कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया में झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन व वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव यह एक पूरे जालिका तंत्र का निर्माण करता है। जालिका तंत्र का अर्थात यह पूरी कोशिकाओं में एक जाल की तरह फैला हुआ रहता है। और इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में और केंद्र के मध्य पदार्थों का परिवहन करना, मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन करना। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का निर्माण भी करती है। यह एक वर्ग के जंतु जिसे हम कशेरुकी कहते हैं, इसकी एकत्र कोशिकाओं में भी यह SER विष तथा दवाओं के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से अंतःप्रदेवी जालिका के दो कार्य हो जाते हैं, एक तो प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, दूसरा कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। दूसरी संरचना है गोल्जी उपकरण। इसका जो खोज थी कोशिका के अंदर में एक वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, उन्होंने ही इसका वर्णन किया था। उसी के आधार पर इनका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। यह झिल्ली नुमा ही होती है, चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रखा हुआ रहता है, जैसा हम चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर यह गोल्जी उपकरण होता है। इसमें पुटिकाएं होती हैं
और ये पुटिकाएं झिल्लियों की बनी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रहा करती है। अब बात करेंगे अपन इसके कार्य के बारे में, गोल्जी उपकरण के कार्य के बारे में। तो ईआर से संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक कर दिए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिकाओं के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उसे बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर की से जटिल शक्कर का निर्माण भी होता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम के 3 कार्य हो जाते हैं। पहला कार्य, इनके जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का जो निर्माण होता है, उनका संचयन करना, रूपांतर करना और उनको बंद करना। दूसरा, सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में बदलना। और तीसरा कार्य होता है गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का भी निर्माण करना। तीसरा पार्ट आता है अपना लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में यह एक झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होती है और इसके अंदर में पाचक एंजाइम होते हैं। इन पाचक एंजाइम का जो निर्माण होता है वो RER, रफ एंडोन्यूक्लिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो बेकार के पदार्थ होते हैं उनको निपटाने का, यानी कि उनको नष्ट करने का कार्य करता है। यह बाहरी पदार्थों को एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिकाओं का साफ करते हैं। साथ ही साथ कोशिका के जो अंग होते हैं, उनके टूटे फूटे भाग होते हैं या कोई जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, उनको यह नष्ट कर देता है, उनका पाचन कर देता है। कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले पदार्थ जैसे बैक्टीरिया होते हैं अथवा भोजन अथवा पुराने जो अंगक होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर में अतिरिक्त मात्रा के अंदर में रहते हैं, उन्हें भी यह पाचन करके नष्ट कर देता है, उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जोड़ने का कार्य करते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो उसमें लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली का मतलब यहाँ पे होता है कि यदि यह जो लाइसोसोम है यह जीवित कोशिका में ही फट जाते हैं तो वह अपनी ही कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे हम सामान्यतः आत्मघाती थैली की संज्ञा नाम देते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, अर्थात यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और जो आंतरिक झिल्ली होती है या जो भीतरी झिल्ली होती है वो वलित होती है। यह वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाने का काम कर देती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए या आंतरिक ऊर्जा के लिए ATP में संचित ऊर्जा का ही उपयोग करता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम भोजन करते हैं
भोजन से जो ऊर्जा बनती है वो उस ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये बनने वाली जो ऊर्जा होती है एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा होती है, इसे हम एटीपी नाम देते हैं, अर्थात ये एक प्रकार की कोशिका की ऊर्जा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक होता है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। पांचवा है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। ये लवक विशेष तौर से पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट अर्थात रंगीन लवक और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगहीन लवक। जिससे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक। यह हरा रंग भी प्रदान करता है, साथ ही साथ में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी सहायक हुआ करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और इसकी वजह से वह हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के वर्णक भी होते हैं जो पीले और नारंगी वर्णक प्रदान करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक होते हैं। इनमें यह कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, केवल स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थों का ही यह संचय करने का कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना बहुत सी झिल्लियों वाली परतें होती हैं, इसे जो स्ट्रोमा के अंदर में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्ट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है।